हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर मोहन उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम सक्सेस बार पे। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंड का एकदम जबरदस्त तरीके से आनंद ले रहे होंगे। ठीक है भैया। बाकी ये है कि हम लोगों की क्लास लगातार चलती रहेगी और लगातार आप इन वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मोहन भैया को सपोर्ट करते रहिए। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीसीएस दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपको ज्योग्राफी क्वेश्चन वहां पे जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। आज की क्लास का सर हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द एटमोस्फेयर ऑफ प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? द एटमोस्फेयर ऑफ प्लैनेट, लेकिन कौन सा प्लैनेट? ठीक है भैया, प्लैनेट वीनस। कौन सा? प्लैनेट वीनस। ये कलर दिख रहा है? दिख रहा है। इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ। ठीक है। जो शुक्र ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है? थिक एंड येलोइश क्लाउड। येलोइश क्लाउड है तो वो किसके क्लाउड हैं? किस कंपाउंड के हैं? किस मेटेरियल के हैं? ठीक है, किस केमिकल के हैं? बताइए सर। क्लोरीन के हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, नाइट्रिक एसिड के हैं या फिर ब्रोमीन के हैं? तो वो जो क्लाउड मिलते हैं वो किसके मिलते हैं भैया? सल्फ्यूरिक एसिड के देखने को मिलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है भैया। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है हमारा HNO3 होता है। और ब्रोमीन किसके लिए फेमस है? ब्रोमीन एक नॉन मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? चलिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट? लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट बताना है। ठीक है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसकी हैं ये बताना है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे ज्यादा ज्ञात उपग्रह हैं? तो सबसे ज्यादा प्लेनेट किसके देखने को मिलेंगे सर? सैटर्न के। कितने प्लेनेट हैं सैटर्न के? 146 हैं। कितने? 146। जुपिटर लगभग पीछे ही है, इसके थोड़ा सा पीछे ही, जुपिटर के भी बहुत ज्यादा है। लेकिन आज की डेट में सबसे ज्यादा किसके हैं? सैटर्न के। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लेनेट किसके देखने को मिलेंगे? सैटर्न के देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को हम लोग गैस प्लैनेट बोलते हैं? एज दे आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ लाइटर आइसेज, लिक्विड्स एंड गैसेस। बताइए सर कौन से होते हैं? अगर हम लोग सारे प्लैनेट की बात करें तो मेरे पास कौन कौन से प्लैनेट होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और क्या देखने को मिलेगा? नेपच्यून। 8 ही प्लेनेट है भैया। 8 प्लेनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। यहां पे रहता है सन मेरा। ठीक है, सन से डिस्टेंस के आधार पर है, ये सन है आपका। फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट आपको कहां देखने को मिलती है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलती है। ये जो प्लेनेट हैं इनको बोला जाता है जोबियन प्लेनेट। क्या बोला जाता है? जोबियन प्लेनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको क्या बोला जाता है? जोबियन प्लैनेट बोला जाता है। और जोबियन प्लैनेट मेनली किसके बने होते हैं? इसमें मेनली आपका हीलियम होता है या फिर आपका हाइड्रोजन गैस होती है। हीलियम में हाइड्रोजन गैस होती है इसमें। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या था मेरा? क्वेश्चन वो पूछ रहा था कंपोज प्राइमरी ऑफ लाइटर आइसेज, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ये नीचे वाले जो हैं ये चार, ये आपके किस्से हैं। लाइटर, आइसेज, डस्ट पार्टिकल आपको यही देखने को मिलेंगे। तो जो ये चार हैं आपको कहां देखने को मिल जाएंगे? सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। ठीक है ये। ठीक है भैया। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स
के अलावा जितने भी प्लेनेट है उनको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, और उन्हीं के पास लाइटर आइसेस होती हैं, लिक्विड्स होती हैं, गैसेस के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है भाई, चलिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? तो लगभग हम लोग कितना मान के चलते हैं? 6400 किलोमीटर मान के चलते हैं, और है कितना? 6371 किलोमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6371 किलोमीटर। भैया कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। If the orbit of a planet, if the orbit of a planet is an ellipse, then what is the point at which sun is located called? ठीक है, बताइए सर, उसको क्या बोला जाएगा? ठीक है, यदि किसी ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त है, एलिप्स में बनी हुई है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? जहां सूर्य स्थित होता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? बच्चे बच्चे को पता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं उस गैलेक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, लेकिन जिसमें हम लोग रह रहे हैं उस गैलेक्सी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है भाई। नेम द प्लेनेट दैट हैज अ मून कॉल्ड गैनीमेड। ठीक है, उस प्लेनेट का नाम बताना है जिसके मून का नाम क्या है? गैनीमेड है। ठीक है, तो वो किसका है? जुपिटर का है। गैनीमेड किसका प्लेनेट है भैया? किसका मून है? ठीक है, किसकी सैटेलाइट है? वो किसकी है? जुपिटर की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईली इलोंगेटेड एलिप्टिकल ऑर्बिट? बताइए सर, निम्नलिखित में से किसका ऑर्बिट बहुत लंबा अंडाकार होता है? तो किसका होता है? कॉमेट का होता है। किसका होता है भैया? कॉमेट का होता है। हाउ मेनी किलोमीटर्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई? ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाई 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? जैसे आपको पता है कि लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। कितनी भैया? 111 किलोमीटर के हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में। जैसे मान लो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अब 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जा रहे हो, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ये कितनी रहेगी? 111 किलोमीटर रहेगी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स? 21 जून को, हर एक साल 21 जून को, ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से 4 जगह में से कौन सी 2 जगह ऐसी हैं, 3 जगह ऐसी हैं, कौन सी जगह ऐसी है जहां पे आपको 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट देखने को मिलेगी? बताइए सर। बताइए भैया। तो इक्वेटर पे देखने को मिलेगी, 21 जून की बात हो रही है। मोर देन 12 घंटे से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है, तो इक्वेटर पे तो नहीं देखने को मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मिलेगी, है ना? क्योंकि 21 जून को जो रहता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे तो नहीं देखने को मिलेगी, और कहां देखने को मिलेगी? आर्कटिक सर्कल पे। ठीक है, 23.5 डिग्री से ऊपर फिर आपका आर्कटिक सर्कल आता है, तो वहां दोनों जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगी? 12 घंटे से ज्यादा सनलाइट देखने को मिलेगी। तो 2 and 4, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ टोटल ऑक्सीजन present in earth atmosphere, the estimated production of oxygen by amazon forest through photosynthesis is? बहुत ही ज्यादा आपका, ठीक है, स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन है ये। बताइए कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन में से अमेजन जंगल द्वारा फोटोसिंथेसिस के जरिए कितना ऑक्सीजन का उत्पादन होता है? बताइए सर, कितना ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है? जल्दी बताइए भाई साहब। बताइए भाई। आप तो क्या ही बताएंगे, मैं ही बता देता हूं आपको कितना होता है। 20%। कितना? 20%। ठीक है भैया, याद होना चाहिए ये क्वेश्चन आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स? ठीक है, शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत मौजूद है? तो कितने प्रतिशत मौजूद है भैया? 95 से लेकर 97% तक आपको वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर में क्या देखने को मिलेगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज? ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था, डाल्टन ने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। तो देखिए, 2 तरीके की अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है हीलियोसेंट्रिक अप्रोच,
हीलियोसेंट्रिक अप्रोच और एक होती है जियोसेंट्रिक अप्रोच। हीलियोसेंट्रिक अप्रोच में क्या बोला जाता है, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक अप्रोच में आपका क्या बोला जाता है कि आपका सन सेंटर में, बाकी प्लेनेट उसके, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, द अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जियोसेंट्रिक में क्या बोला जाता है कि जियोसेंट्रिक में अर्थ सेंटर में एंड द अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर। तो इस थ्योरी को गलत करते हुए पहले जियोसेंट्रिक की थ्योरी चलती थी, गैलीलियो वगैरह ने जियोसेंट्रिक की थ्योरी दी थी, कॉपरनिकस ने फिर हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, और अपनी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में ये बताया था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन इज इन द सेंटर, ठीक है, एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये किस में आया था, ये हीलियोसेंट्रिक अप्रोच में, और किसने बताया था, ये आपको कॉपरनिकस ने बताया था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का काम तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल लॉ दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग इन द सोलर सिस्टम स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट। ठीक है, अब ये आपको बताना है, ठीक है, सम कुछ प्लैनेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, Venus has two moons, there is no land on Jupiter, या rings of Saturn are composed of lumps of ice and dust। ठीक है, सौर मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ ग्रहों के बारे में कथन है, बुध का कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, शुक्र के 2 चंद्रमा है, बृहस्पति पर कोई जमीन नहीं है, शनि के छल्ले बर्फ और धूल के टुकड़ों के बने हैं। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट इसमें से आपको सही देखने को मिलेगा, बताइए भैया। ठंड जबरदस्त पड़ रही है यार। देखिए, मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वीनस हैज टू मून, ये स्टेटमेंट नहीं सही है। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, ये स्टेटमेंट आपका सही देखने को मिलेगा। रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, ये भी सही है, ठीक है, ये भी आपका सही है। और सैटर्न पे आपको कौन सी गैस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो मीथेन गैस आपको वो सैटर्न पे देखने को मिलेगी। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2022 का, उसने पूछा था, ठीक है। तो इसमें से 1, 3 एंड 4 आपके करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स, ब्रह्मांड में पल्सर्स क्या है, बताइए सर। एक ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, या फिर रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है, एक्सप्लोजन ऑफ स्टार है, या रेडियो वेव्स एमिटेड बाय स्टार है। पल्सर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दीज आर द रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सर्स, तो ये तो रिपीट ही हो गया क्वेश्चन, सॉरी, रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं। द शॉर्टेस्ट डे लेंथ, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर, बताइए सर। शॉर्टेस्ट डे लेंथ दैट अकर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर, बताइए कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब देखने को मिलता है, बताएंगे भैया। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी गया है थोड़े दिन पहले ही, ठीक है। कब देखने को मिलेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, आपको 22 दिसंबर को देखने को मिलता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब देखने को मिलता है, 21 जून को देखने को मिलता है, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। बात समझ में आ गई। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास, बताइए सर, किसका मास सबसे कम है आपका, बताइए भैया। ठीक है, हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम है, तो सबसे कम किसका मिलेगा आपको, मरकरी का मिलेगा। सबसे कम मास किसका है, मरकरी का है, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग, बताइए सर। ऑब्जेक्ट इन स्पेस, और उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किसको हम लोग क्या बोलते हैं। अभी पल्सर का तो मैंने आपको बताया ही, सिफिड्स को क्या बोलते हैं, नेबुले को क्या बोलते हैं, इनका पढ़ लीजिए पहले आप, फिर बताएंगे। क्वेश्चन लेकिन ये पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, बताइए सर। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ये बताना है। तो इसमें से तो एक ही करेक्टली मैच दिख रहा है मुझे, पल्सर वाला, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार दैट आर फॉर्म्ड, अभी बताया था रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, तो इसमें से एक ही सही है, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन सही आंसर हो जाएगा। ये यार यूपीएससी का क्वेश्चन है, आई थिंक 2023 का है, यूपीएससी का क्वेश्चन 2023 का है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन 8,
मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन क्या था, ये क्या है मतलब? ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाई इंडिया, ए कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ इसरो एंड नासा, ए स्पेस क्राफ्ट लॉन्च बाई यूएसए, या एक कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी? बताइए सर। ठीक है सर, हिंदी वाले बच्चे यहां से देख लें अपना, एक बार पढ़ के आंसर बताएं मुझे। बताइए सर, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन मिशन क्या है? भारत द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेस क्राफ्ट है। ठीक है, इसरो और नासा का एक सहयोग प्रोजेक्ट है। यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेस क्राफ्ट है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्या है? यूएसए द्वारा लॉन्च किया गया एक स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस? ऑन इट्स एक्सिस, देखिए कोई भी प्लेनेट जो है, एक तो रिवॉल्यूशन कर रहा है सन के अराउंड इस तरीके से, और एक क्या कर रहा है, वो अपनी एक्सिस पे इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, जैसे अर्थ भी रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके, और अपने एक्सिस पे घूमते हुए ऐसे रिवॉल्व कर रही होती है वो। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे। तो ये बताइए आप कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में सबसे कम समय लगाता है? ठीक है, लीस्ट टाइम बताइए कौन लगाता है? मरकरी, अर्थ, जुपिटर या नेपच्यून? जल्दी से बताएंगे भाई, जल्दी से बताएंगे तो कौन लगाता है, मरकरी, अर्थ या जुपिटर? तो सबसे कम वक्त कौन लगाता है भैया? जुपिटर लगाता है। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ? बताइए सर। तो लाइफ सपोर्टिंग जोन हम किसको बोलते हैं? बायोस्फीयर को बोलते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। On 21st June, on 21st June, the sun does not set below the horizon at the Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at moon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. बताइए, 21 जून को सूरज आर्कटिक सर्कल पर क्षितिज के नीचे अस्त नहीं होता है, अंटार्कटिक सर्कल पर क्षितिज के नीचे अस्त नहीं होता है, भूमध्य रेखा पर दोपहर में ठीक सर के ऊपर चमकता है, मकर रेखा पर ठीक सर के ऊपर चमकता है। बताइए भैया। ऑन 21 जून, सही स्टेटमेंट बताना है इसमें। तो 21 जून को क्या रहता है? इट डज नॉट सेट बिलो दी होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी वाली क्लास भी हम लोग जल्दी से लेके आएंगे। व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड अपरेंट सनसेट? देखो, एक्चुअल सनसेट और अपरेंट सनसेट, इसका मतलब ये है कि वाकई में जब सन अस्त हो जाता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है वो वाला, और अपरेंट का मतलब होता है जब हमें लग रहा होता है कि सूर्य अस्त हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का समय कितना होता है, ये बताना है आपको। हमें लग रहा होता है सूर्य अस्त हो गया, लेकिन एक्चुअल में अस्त नहीं होता है, उसके 2 मिनट बाद अस्त होता है वो। ठीक है, तो अबाउट 2 मिनट्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं आपका, ठीक है, असल सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो कितना होता है? लगभग 2 मिनट। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इन रिलेशन टू एनवायरमेंट मैच द फॉलोइंग। ठीक है भैया, मैच द फॉलोइंग करना है, लेकिन ये तो मैच द फॉलोइंग तो गड़बड़ हो गया ये, एक ही में टाइप हो गया ना ये। बायोस्फीयर में क्या आएगा? ओशियन आएंगे, सीज आएगा, रिवर आएगा, लेक आएगा। ये आना इधर था, ये टाइप यही हो गया, ये है ना, ये वाला इशू फंस गया है इसमें। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़। बायोस्फीयर क्या हो जाएगी? देखो, बायोस्फीयर क्या हो जाएगा? बायोस्फीयर हो जाएगा प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब, इसको बायोस्फीयर बोलेंगे। लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा? सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, आप लिख लेना कॉपी पर, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ अर्थ। और सी क्या हो जाएगा? ओशियन, सीज, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। और ये हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर, हो जाएगा थिक गैसियस कवर सराउंडिंग दी अर्थ। तो ये हो जाएगा ए का 2413 निकल के आ रहा है, 2413, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें, आगे वाली क्लास में हम लोग सुधार देंगे। ठीक है, चलिए।
Who among the following was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun? ये बात सबसे पहले किसने कही थी? कि सबसे पहले बात बताया कि पृथ्वी का अपना धुरी पर घूमना ही सूर्य के रोज उगने और डूबने का कारण है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताई, भास्कर ने बताई, ब्रह्मगुप्ता ने बताई या बारहमिहिर ने बताई? बताइए भैया किसने बताई? तो ये बात सबसे पहले किसने बताई थी आप लोगों को? ये बात कही थी सबसे पहले आर्यभट्ट ने। किसने कही थी? आर्यभट्ट ने कही थी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोडेसी इज द साइंस दैट डील्स विद, जियोडेसी वह विज्ञान है जो निम्नलिखित से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द अर्थ। इट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द अर्थ। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक दो तीन, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? ठीक है, ये बताना है। The Earth's magnetic field has reversed every few hundred or thousand years. When the Earth was created more than 4,000 million years ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. When living organism originated, they modified the early atmosphere of the Earth. अब इन तीनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सा गलत है। बस सही वाले उसने पूछे, कौन सा आपका करेक्ट है। तो बताइए कौन सा करेक्ट है। बताइए भैया एक बार जल्दी से। जल्दी से बताएंगे भाई, कौन सा सही है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। तो ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, देयर वाज 54% ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, नो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी भैया। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड, दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ये बात सत्य है। तो 1 एंड 3 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय, थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर। किसने दी थी भैया? अल्फ्रेड वैगनर ने। आगे बढ़ते हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, तो द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की एक फिनोमेना होती है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की फिनोमेना क्या बोलती है कि जैसे मान लीजिए कि ऊपर से कोई लाइट आ रही है तो वो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लेयर में से होके आएगी, तो उसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहीं पे उसे डेंसर मीडियम मिलेगा, कहीं पे रेयरर मीडियम मिलेगा, तो बहुत सारी मीडियम में से होके आती है। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो होती है राइजिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है भैया, तो कभी कभी वो जो लाइट आ रही होती है, कभी कभी तो वो हमारी आंखों पे पहुंच जाती है तो हमें स्टार दिख रहा होता है, और कभी कभी वो लाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में ही खत्म हो जाती है, तब हमें स्टार नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होती है। ऐसा नहीं होता कि तारा ही टिमटिमा रहा है, बुझता हुआ बल्ब है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमें, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए। विच एसिड मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस हैव थिक व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड? क्वेश्चन नंबर पहला ही था आज का शायद ये, कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको येलोइश और व्हीटिश कौन बनाता है? तो कौन बनाता है भैया? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। कौन बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। जबकि एसिटिक एसिड कहाँ होता है? एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। ठीक है भैया, नाइट्रिक एसिड और एचसीएल, एचसीएल कहाँ पाया जाता है? आपके स्टमक में पाया जाता है, आपके डाइजेशन के काम आता है, बहुत सारे काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। ठीक है। द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इन लार्ज क्वांटिटी? बताइए सर, ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। अगर आप पूरी क्लास देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने बताया था कि सैटर्न के पास सबसे ज्यादा क्या मिलता है? मीथेन मिलता है। ठीक है, ये यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यूपीपीसीएस 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गैनीमीड इज नॉट करेक्ट? ठीक है, गैनीमीड के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भैया गैनीमीड किसका प्लेनेट है? जुपिटर। किसका मून है? तो वो किसका मून है? आपका जुपिटर का मून है। ठीक है, जुपिटर का मून है।
इट इज बिगर देन मरकरी, ये वाली बात सही है। इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, ये वाली भी बात सही है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इट इज द ओनली मून नोन टू हैव टू इट्स ओन इंटरनली जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली बात भी आपकी सही है। यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके बारे में पता है कि इसका अपना आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सैटर्न, तो इट सैटर्न के अराउंड क्यों करेगा? जब ये जुपिटर का प्लेनेट है तो जुपिटर के अराउंड करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट फ्रॉम, जो कोरियोलिस फोर्स होती है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल का परिणाम होता है, किससे उत्पन्न होती है? कोरियोलिस बल जो है वो किससे उत्पन्न होता है? तो आपको पता है, इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इट इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो अर्थ रोटेशन से ये आपका डेवलप होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द लीस्ट डेंसिटी, किसकी डेंसिटी जो है वो सबसे कम है? तो बताएंगे भैया सबसे कम डेंसिटी किसकी है। ठीक है, बताइए सर किसकी डेंसिटी सबसे कम है? डेंसिटी सबसे कम तो पता नहीं, सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ की है। ठीक है, ठंड में यार हाथ भी नहीं चल रहे भाई, है ना। हाइयर डेंसिटी ऑफ सैटर्न की होती है लीस्ट डेंसिटी। ठीक है, अर्थ की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? सैटर्न की। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ हेलिस कॉमेट? एक हेलिस कॉमेट जो आता है वो कितने साल बाद आता है? कितने साल बाद देखने को मिलता है? तो 76 साल बाद बताते हैं। ठीक है, तो 75 से 76 साल। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस या थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है? तो कौन सी करती है भैया? बिग बैंग थ्योरी करती है। ठीक है, कौन करता है? बिग बैंग थ्योरी करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे डज द नदर्न हेमिस्फेयर समर सॉलिस्टिस अकर इन? समर सॉलिस्टिस कब होता है? किसमें? नदर्न हेमिस्फेयर में। नदर्न हेमिस्फेयर में समर सॉलिस्टिस कब होता है? जल्दी से बताएंगे भैया, समर सॉलिस्टिस कब होता है? तो समर सॉलिस्टिस कब होता है? 21 जून को। 21 जून को होता है समर सॉलिस्टिस। ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, ऑटम इक्विनेक्स कब होता है? 21 मार्च को होता है। ठीक है भैया, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, बाकी ये कि अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, चाहे तो आप यहां से स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चाहे आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा उसको भी कर सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे जाके आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? इसका कंटेंट आपके पास, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है भैया, चलिए आज की क्लास में इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।